जी हाँ, तो आज रेट कट तो बरकरार रहा, लेकिन उसके साथ ही कई सारे ऐसी चीजें उसमें से निकल कर आई जो लोगों के लिए बहुत इंपैक्टफुल रहेंगी। और क्या कुछ इसमें और रहा, ये हम बहुत आसान भाषा में अभी थोड़ी देर में समझेंगे हमारे तमाम मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सौरभ सान्याल सर हैं, एसजी एसोचैम। फिरोज अजीज इस वक्त हमारे साथ हैं, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। और राजीव चावला इस वक्त हमारे साथ हैं, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया के। रोहित महाजन, फाउंडर प्लूटोज वन के इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और मुझे मालूम है कि आप सबको ये पता होगा कि मेरा सबसे पहला सवाल आप सबसे क्या होगा, लेकिन सबसे पहले सान्याल सर मैं आपके पास आती हूँ। उम्मीद थी कि आपको कि आज रेट कट का ऐलान एक और करेंगे हमारे गवर्नर? एक बार फिर से दोहराएंगे क्वेश्चन। क्या आपको आज रेट कट की उम्मीद थी सर? जब आप MPC की ये मीटिंग में ब्रीफिंग सुन रहे थे, उस वक्त आपको लगा कि वो रेट कट के लिए कुछ बोल सकते हैं, या आपको लगा कि एज एन रिमेन इसको रखने वाले हैं वो? क्वेश्चन मेरे को पूरा तरीके से सुनाई नहीं दिया, तो आप एक बार फिर दोहराएंगे सर? क्या आपको आज रेट कट की उम्मीद थी सर? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, 2025-26 का जो पॉलिसी दिया है, वो बहुत ही एक रीअश्योरिंग मैसेज है इन्वेस्टर्स के लिए और बिजनेसेस के लिए। एसोचैम इसलिए RBI को धन्यवाद देती है और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इससे सबसे बड़ा बूस्ट जो इंडस्ट्री को मिलने वाला है वो एक कॉन्फिडेंस है, जो ये बिना किसी चिंता के जो सडन चेंजेस होते थे बोरोइंग कॉस्ट में, वो उनका दूर हो गया है। दूसरा, इन्होंने RBI ने ये रेपो रेट को न बढ़ा करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिया है इंडस्ट्री और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो आपके रिपोर्ट ने अभी बताया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 7 से 8% का ग्रोथ होने जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा है और वो अंडर कंट्रोल रहेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है और मिनिमम परसेंटेज पर है। स्टेबल प्राइस होने से लोअर इनपुट कॉस्ट होगा, इसका प्रेशर इंडस्ट्री को कम होगा और इससे निवेश, हायरिंग और उनका एक्सपेंशन बढ़ेगा। ये छोटे मुद्दे मुझे अभी समझ में आ रही हैं। ओके, फिरोज मैं आपके पास आती हूँ। आज गवर्नर को जब हम सुन रहे थे, उन्होंने यहाँ पर हमें GDP का जो अनुमान 7.4% बताया, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो महंगाई है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। तो क्या यहाँ से आपको ये लगता है कि अब RBI का जो फोकस है वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता हुआ आपको दिखा? यस, देखिए, अगर आप देख रही हैं तो GDP का अनुमान 7.4% पे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपग्रेड कर दिया गया है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट GDP एस्टिमेट, क्योंकि जो US और इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है, वो होने का अनाउंसमेंट हुआ है। ऑफ कोर्स उसके मोडालिटीज आने बाकी हैं, उससे ही 0.3-0.4% का इजाफा देखने को मिल सकता था। आई थिंक दैट हैज बीन कंसिस्टेंट विद द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट भी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे इन्फ्लेशन काफी सीमित है, तो मुझे ऑफ कोर्स नॉमिनल GDP पे चिंता होती है, बिकॉज कैपिटल मार्केट्स नॉमिनल GDP को लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट अर्निंग्स और कैपिटल मार्केट्स ट्रेस करते हैं। सो 2 से 2.1 इन्फ्लेशन को ले जाना बहुत माइन्यूट चेंज है, बट आई थिंक जैसे ही लोअर बेस इफेक्ट किक इन करने लग जाएगा, तो इन्फ्लेशन अगले 3-4-6 महीने में बड़े आंकड़े दिखाने लग जाएंगे। दैट्स पॉइंट 2। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हॉकिश स्टांस है, तो रेट हाइक का तो सवाल ही नहीं उठता नैरेटिव से। यूनानिमसली अगर MPC ने ये वोट किया है कि भाई कोई रेट बदलाव नहीं करना है, तो एक कंसिस्टेंसी है और एक यूनानिमिटी है इन द MPC कमिटी, राइट? सो आई एम रीजनेबली, मतलब ये ज्यादा प्रेडिक्टेड ही था। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी मेजर्स को भी उन्होंने मद्देनजर रख के कुछ भी ज्यादा किया नहीं है। लिक्विडिटी की भी जरूरत नहीं थी। वी आर इन द मार्केट, इन द लिक्विडिटी सिस्टम वी आर पॉजिटिव। सो आई थिंक एज एक्सपेक्टेड जो नैरेटिव आया, जो हॉकिश स्टांस आया, उससे थोड़ी मार्केट को और थोड़ा सुकून मिला। आई थिंक GDP की अपग्रेड ऑफ द एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव साइन। वो जरूरी था। बजट के बाद जो नेगेटिव सेंटिमेंट था, US ट्रेड डील ने उसको पलटाया था वापस। उसके बाद थोड़ी सी नेगेटिविटी आने की गुंजाइश थी। आई थिंक दैट हैज बीन पुट एट बे। बिल्कुल। और राजीव सर, एक जो बहुत अच्छी चीज आज MPC की इस हमने ब्रीफिंग में देखी, वो SME सेक्टर को लेकर थी, जहां पर कोलेक्ट्रल लोन के बारे में उन्होंने
तरीके से अब उसकी लिमिट बढ़ाई, और उससे आपको लगता है कि ये एक प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि इसको बूस्ट देना आरबीआई को अब बहुत जरूरी लगने लगा था एसएमईज को? सर, ये बहुत जरूरी था। देखिए, रेट्स में कंसिस्टेंसी आ ही गई है। पिछले 4 मॉनेटरी पॉलिसीज में हमने देखा कि 1.25% रेपो रेट्स कम हो ही चुके हैं। फर्दर नीचे जाने की संभावना थी भी नहीं, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ है तो इन्फ्लेशन बेसिक रॉ मटेरियल्स का, स्टील का, पॉलीमर्स का ऑलमोस्ट 10% हाइक ऑलरेडी हो चुका है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, ओनली जनवरी 26 में। तो डेफिनेटली आगे इन्फ्लेशन और बढ़ने की संभावना है। तो ये बेहतरी स्टेप है कि इस समय रेपो रेट को छेड़ा नहीं गया और एक कंसिस्टेंसी दी गई। और जो एमएसएमई के लिए जो इन्होंने बढ़ाया है 10 लाख से 20 लाख, ये बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मैं जरूर कहूंगा कि वो 10 लाख का नियम भी रिजर्व बैंक ने जब नोटिफाई किया था तो उसके बाद से बैंकों को लागू करने में जो समय लगा था वो बरसों का था। और हम लोग बरसों सरकार से ये कहते थे कि आरबीआई का ये नियम है 10 लाख तक का लोन बिना कोलेटरल के दे दो, और वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को नहीं मिल पाता था। तो पिछले कुछ सालों में जब मुद्रा स्कीम्स आई, जो सरकार की पीएमईजी स्कीम्स आई, उसके तहत उसका फायदा मिलने लगा माइक्रो सेक्टर को। अब आरबीआई ने इस सीमा को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। माइक्रो एंटरप्राइजेस जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अब वक्त है बैंक्स पर नजर रखने का कि बैंक्स इसे फर्मली अडॉप्ट करें और इसका फायदा आम जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि आरबीआई की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि ग्रोथ में भारत पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लिक्विडिटी इनफ है और रेट स्टेबल है। तो जब ये सब चीजें हैं और उधर यूरोप के साथ हमारा एफटीए हो गया, यूएस के साथ हो गया और कई कंट्रीज के साथ, न्यूजीलैंड, ओमान के साथ हुआ, तो ऐसे में जब एक बार फिर से हम लोग तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इस समय इस 20 लाख को कोलेटरल फ्री लोन्स को बैंक्स इसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करें और आरबीआई तभी इसका फायदा माइक्रो एंटरप्राइजेस को मिलेगा। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इंप्लीमेंट तो आखिरकार उन्हीं को करना है, बैंक्स को। तो ये यहाँ भी कम से कम मॉनिटरी एक बार होनी चाहिए आरबीआई की। रोहित, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे एक बात बताइए, न्यूट्रल स्टैंड जिस तरीके से आरबीआई का रुख रहा, ऐसे में आपको ये लगता है कि आरबीआई आगे भी डेटा ड्रिवन रहेगा रादर देन कि जितना आक्रामक पहले वो रहता था उसके डिसीजंस, वो ज्यादा अब डेटा ड्रिवन होते जा रहे हैं? रोहित, अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो इससे अच्छा दिन 2-3 लोगों कस्टमर्स के लिए और एमएसएमई के लिए कभी नहीं होने वाला। आप डेटा ड्रिवन देखें या आप कभी भी देखें, आरबीआई हमेशा ग्राहकों की और आम कस्टमर की ख्याल रखता है। तो अगर मैं एमएसएमई के बारे में बात करूं, एमएसएमई इज द न्यू कीवर्ड हमारे इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो लोन 10 लाख से 20 लाख ही है। बट हम ये भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है एमएसएमई में। आफ्टर जितने ट्रेड टाइप्स हो रहे हैं हमारे ईयू के साथ, चाहे वो यूएस के साथ, बट करेंगे कैसे? अगर हमारे पास इंडिया में अगर आप देखें तो हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, कमी है फाइनेंसिंग की। हम जैसे प्रूडस वन, एनपीसीआई, भारत कनेक्ट के साथ मिलके इनवॉइस बेस्ड लेंडिंग में काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं जहां इनवॉइस बेस्ड लेंडिंग होगी, और सब एमएसएमई के लिए काम हो रहा है। जो डायरेक्शन है वो है एमएसएमईज को बढ़ाना है, चाहे वो डेटा के थ्रू हो, चाहे ना डेटा को कैसे हमारे एमएसएमई ग्लोबल फाइट कर सकते हैं, कैसे हमारे एमएसएमई ग्लोबली जा सकते हैं और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो विजन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज फॉर अभी करंटली ये है कि क्या हम ग्लोबल एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में। और अब दूसरी तरफ आते हैं कस्टमर्स के लिए। कस्टमर के लिए तो आरबीआई ने बोल दिया कि फ्रॉड हो रहा है, तो चलिए हम भी आपके साथ में, आपकी मुश्किल साथ में साथ देते हैं। तो आरबीआई सब वो काम कर रहा है जिससे चाहे एमएसएमई हो या ग्राहक हो या कोई भी हो, वो आगे बढ़े। और डेटा ऑब्वियसली, अगर उन्होंने जैसे इस पे बोला कि 50,000 से कम के सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, उसमें से काफी हम बेयर कर लेंगे, तो
ये पॉजिटिव साइन है कि डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी और हम सब के लिए आरबीआई सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के लिए नहीं रह गया, अभी अभी बहुत आगे काम कर रहा है। और जैसे मैंने बोला कि एमएसएमई इज द कीवर्ड राइट नाउ फॉर द गवर्नमेंट, तो आरबीआई ने उस पर पूरा सपोर्ट दिया है इस आज को लेके। और हम देखेंगे एमएसएमई अगले एक साल में हमारे एमएसएमई सेक्टर कहां से कहां जाएगा। बिल्कुल। अब सान्याल सर, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी। आज हमने ये देखा कि जब गवर्नर साहब अपना स्पीच दे रहे थे उस वक्त उनकी ब्रीफिंग में हमने कई बार ऐसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जिक्र होते हुए देखा। एंड इस सिचुएशन के जिक्र में एक चीज जो बहुत अच्छी निकल के आई कि उन्होंने ये बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार काफी अच्छी स्थिति में फिलहाल हमारे पास है। क्या आपको लगता है कि आज की मॉनेटरी पॉलिसी में आपको कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्फ्लुएंस हावी होता हुआ दिखा, सान्याल सर? ऐसा है कि जो अभी रिसेंटली 3 साल में जो हमारे 9 FTA साइन हुए हैं और जो रिसेंटली एक बहुत धमाका US इंडिया ट्रेड के सिलसिले में हुआ है, जहां पर 50% से 18% पर US ने ट्रेड टैरिफ्स को रिड्यूस किया है, इससे ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत बड़ा आने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज फैक्ट्रीज हैं, वो इंडिया में फैक्ट्रीज के लिए आगे ज़रूर आएंगे। इससे FIIs जो लगभग 36 बिलियन निकल चुके थे पिछले 3-4 सालों में, उसको वापस आने की उम्मीद है स्लोली एंड स्टडीली। और अगले 2 से 3 सालों में हम देखेंगे कि ओवरसीज कंपनीज, ओवरसीज इन्वेस्टर्स खूब बहुत ही प्रोएक्टिवली इंडिया में, हमारे भारत में निवेश करेंगे। इससे जॉब क्रिएशन होगा, इससे MSMEs का ग्रोथ होगा। और MSEs के लिए तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। आरबीआई ने बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर लिया है, रेपो रेट को न बढ़ाकर 5.25 पे उसको स्टडी करने से। तो इस पे जो छोटे इन्वेस्टर्स भी है या छोटे जो बिजनेसेस हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, हाउसिंग में, लॉजिस्टिक्स में, अर्बन डेवलपमेंट में, हर सेक्टर में इसकी बढ़ोतरी होने वाली है। बिल्कुल। और इसका पूरा ध्यान बजट के बाद हमने आज एमपीसी की इस स्पीच में भी देखा। अब आपसे फिरोज मैं थोड़ा मार्केट इंपैक्ट समझना चाहूंगी आज के इस पूरे स्पीच से। मुझे एक बात बताइए, बॉन्ड मार्केट में या फिर इक्विटी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जब इस तरीके से रेट होल्ड होता है तो क्या कितना भरोसा उनका इस पे बढ़ता है? न्यूट्रल स्टांस होना या फिर रेट को होल्ड कर देना, क्या उनके अंदर एक भरोसा जगता है उन इन्वेस्टर्स के अंदर? मेरे हिसाब से इसमें इतना फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी काफी फ्रीक्वेंटली होती है, हर 2 महीने होती है और हर 2 महीने उसका निष्कर्ष निकलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक इन्वेस्टर के लिए ये देखना कि भाई वो रेट रिडक्शन साइकिल में है या रेट इंक्रीज साइकिल में। रेट रिडक्शन साइकिल में है, 1.25% की रेपो कम हुई है, लिक्विडिटी है कि नहीं मार्केट में, रेपो रेट 5.25 है तो बोरोइंग रेट क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कितने भाव पे पैसा उठा पा रहे हैं, राइट? जो स्प्रेड्स हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर 10 ईयर G-Sec 6.6 पे है तो आप पैसा लेने जाते हैं तो 6.6 पे नहीं 11-12 पे भी मिलता है, अनसिक्योर्ड लोन तो 13-14 पे भी मिलता है। सो आई थिंक ये जो स्प्रेड्स हैं उसकी श्रिंकेज निर्भर गिराफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि रेपो एक रेट है जिसमें बोरोइंग और लेंडिंग बैंक्स और आरबीआई के बीच में चलती है। उसमें फिरोज का, स्मिता का कोई इंपैक्ट इतना नहीं है क्योंकि उस पर ऑफकोर्स होम लोन की दरें डिपेंड करती हैं, बट आई थिंक 10 ईयर G-Sec पे ज्यादा निर्भर करती हैं देन रेपो। पॉइंट 2, मार्केट का क्या इंपैक्ट रहेगा? जो ये 3 चीजें हुई हैं इस हफ्ते, यूएस ट्रेड डील, बजट एंड द मॉनेटरी पॉलिसी की जो आउटकम है, ये तीनों से एक निष्कर्ष निकलता है कि इन्वेस्टर का वातावरण बन रहा है, ना कि ट्रेडर का। आप बजट में भी देखें, ट्रेडर को डिस्करेज किया गया, एसटीटी बढ़ाई गई, डिविडेंड की जो टैक्सेस हैं जिसकी छूट मिलती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस को सेट ऑफ करने के लिए, वो भी निकाल दिया गया। सो इंडिया इज बिकमिंग अ मोर ऑफ एन इन्वेस्टर्स मार्केट, नॉट अ ट्रेडर्स मार्केट। दैट्स पॉइंट 2। जो एसआईपी के आंकड़े हैं उसको एक थोड़ी ज्यादा पुश मिलती है, ज्यादा भरोसा मिलता है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जैसे 31,000 करोड़ का आंकड़ा आया था दिसंबर का, अब जनवरी का आंकड़ा अवेटेड है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ इट्स ग्रेटर देन दैट। 1.5 साल मार्केट कहीं नहीं गई, फिर भी एसआईपी का आंकड़ा ऑलमोस्ट 20% बढ़ गया। रिटेल इन्वेस्टर समझदार हो गया है। लास्ट ईयर एफआईआई ने बेचा, जैसे हमारे को पैनलिस्ट साहब कह रहे थे, तो डीआईआई ने 7.5 लाख करोड़
खरीदा उसी दौर में जहां एसआईपी ने 2.25 लाख करोड़ बेचा, बिल्कुल तो 20% ही बेच पाया. सो आई थिंक द होल डोमेस्टिक सेंटिमेंट will drive the market, and these are all small little catalysts which get forgotten over a week's time. बिल्कुल. और इस बीच में राजीव सर, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल जो रखा गया, मुझे लगता है वो तो हर किसी के लिए बहुत अच्छा है. जो भ्रामक विज्ञापन चलाए जाते हैं उस पर आपने देखा, जिस पर गौर किया गया. दूसरा, जब आपको लोन दे दिया जाता है उसकी जो रिकवरी अभी तक जिस तरीके से की जाती थी उसका भी इसमें ध्यान रखा गया. इसको आप कैसे देखते हैं राजीव सर? ये तो बहुत ही बेहतरीन. देखो, ये 3-4 चीजें हैं जो सभी इंपॉर्टेंट है. पहला ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, तो उसको एड्रेस किया गया. फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल फ्री क्रेडिट, उसे भी अब एड्रेस किया गया है. इवन आरबीआई की इस पॉलिसी में उसे एनहांस किया गया. तीसरी चीज है कि जो कि आरबीआई ने लास्ट ईयर एक कदम लिया था, जो इस साल हमारे सभी एमएसएमई सेक्टर को बेहतरीन फायदा दे रहा है, वो है प्री पेमेंट चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस जो लोन्स पर लगते थे. कि अगर किसी ने लोन ले लिया और किसी भी मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से कोई एंटरप्रेन्योर लोन रीपे करना चाहता है, तो उस पर 4 से 5% तक बैंक्स बहुत सिंफुली वो पैसा लिया करते थे पेनल्टी के रूप में. आरबीआई ने 1 जनवरी 2026 से उस पर प्रतिबंध लगा दिया है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि एक अगेन बहुत ही बड़ा स्टेप है. और अब ये भी एड्रेस कर रहे हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ना हो, गलत डॉक्यूमेंट्स पे साइन न कहें, ये न कहें 100% लोन दे रहे हैं और 100% लोन के टाइम पे 25% की एफडी की डिमांड करें, या और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% पर चार्ज करें, एक्चुअल डिसबर्समेंट सिर्फ 75% नेट रह जाए. तो इस तरह से बहुत सारी खामियां हैं कि एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर के लिए जो फाइनेंशियली बहुत लिटरेट नहीं होता है, उस एंटरप्रेन्योर के लिए इस तरह की एक तरह से जंजाल है जो बन जाता है कि वो अपने मॉर्टगेजेस को नहीं छुड़ा पाते. मॉर्टगेजेस को छुड़ाने के लिए फोरक्लोजर चार्जेस लगते थे और इस तरह की भ्रामक बातें. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन सिस्टमिक चीजों को रिजर्व बैंक एड्रेस कर रहा है, उसकी पॉलिसीज लेके आएंगे. हम तो चाहते हैं इसी तरह एसएमई रेटिंग, जिसके लिए भी अनाउंस किया गया है कि अब एक तरह से कंप्लीट रेटिंग पॉलिसी को भी रिवैम्प किया जाएगा. एक एमएसएमई को किस तरह से रेट किया जाए, क्योंकि अगर मैं फिरोज जी की बात से लूं, रेपो रेट आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, स्प्रेड इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन स्प्रेड अल्टीमेटली एक एसएमई की रेटिंग पर ही वो स्प्रेड बैंक डिसाइड करता है कि वो 2% का स्प्रेड होगा या 2.5 या 3 का. और वेरिएबल लोन्स पर तो हमेशा ये फर्क होता है, और जो कि खास तौर पे एमएसएमईज में रहते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी. ये बहुत बेहतरीन, बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं. ये लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं जो सिस्टमिक करेक्शंस करेंगे, और इससे पूरा एक एंटरप्रेन्योर का माहौल फेयर, ट्रांसपेरेंट होगा और एक ट्रस्टवर्दी होगा एंटरप्रेन्योर्स और बैंक्स के बीच में. बिल्कुल. अब रोहित, मैं आपका भी इस पर जानना चाहूंगी सिमिलरली कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा आज के पूरे इस मॉनेटरी पॉलिसी के जो आउटकम निकल कर आया, उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या लगा इम्पैक्टफुल? मेरे लिए तो बिकॉज मैं भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस के साथ, एनपीसीआई के साथ हम काम करते हैं और हम एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, जहां पे इनवॉइस बेस्ड लेंडिंग बहुत बड़ा होने वाला है. और ये क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे एमएसएमई को अब ग्लोबल कम्पीट करना है. सरकार ने एग्रीमेंट्स कर दिए हैं, हमारे लिए मार्केट ओपन हो गया है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे एमएसएमई अब बाहर जा सकते हैं. हमें बाहर की फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है, हमारे को यहाँ से बाहर जाना है. और इंडिया में, जैसे मैंने पहले कहा, मैन पावर, टेक्नोलॉजी तो प्रॉब्लम है ही नहीं. तो प्रॉब्लम हमेशा थी फाइनेंसिंग, ईज ऑफ फाइनेंसिंग. इस मॉनेटरी पॉलिसी में और बजट के अंदर आप देखें, चाहे वो एमएसएमई को ट्रेड्स के साथ जोड़ना है, चाहे वो जेम पोर्टल को ट्रेड्स के साथ जोड़ना है, और ट्रेड्स पे बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग पे काम किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ईज ऑफ फाइनेंसिंग होगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हम ग्लोबल जाएंगे. हमारे एग्रीमेंट्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब यहाँ से प्रोडक्ट्स बन के बाहर जाएंगे. उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए, चाहे वो छोटा एमएसएमई हो, चाहे वो बड़े कॉर्पोरेट को सपोर्ट कर रहा हो, उसके लिए सिर्फ फाइनेंसिंग चाहिए. और इसीलिए गवर्नमेंट हर तरीके से लगी है कि किसी तरह से हम एमएसएमई को सपोर्ट कर सके. एमएसएमई ही जॉब क्रिएट करेगा.
एमएसएमई ही हमारे जीडीपी को बढ़ाएगा। सर्विस सेक्टर तो पिछले एक साल में अगर आपने देखा है कि बहुत ही अच्छा कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है? एमएसएमई गवर्नमेंट के लिए एनीथिंग विच इज अराउंड एमएसएमई को ही बढ़ाना है। और आप देखिएगा 1 से 2 साल में हमारे एमएसएमई ग्लोबल जाएंगे, हमें बाहर की फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है। हमारी फैक्ट्री, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे एआई, हमारा डेटा सब बाहर जाने वाला है। और ये तभी है जब हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग हो, ईज ऑफ फाइनेंसिंग हो, चाहे वो इनवॉइस बेस्ड लेंडिंग जो अभी जिस पे सरकार काम कर रही है, ये आने से जो अभी है भी, लेकिन वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। आप समझिए पैसा सिस्टम में आएगा, जॉब्स आएंगी, हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो गोल्डन टाइम है एमएसएमईज के लिए, जो लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग में हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, प्लीज फोकस ऑन योर बिजनेस। मनी इज अवेलेबल नाउ। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मनी अवेलेबल हो गई है, सरकार आपके साथ है, आरबीआई आपके साथ है, बजट में आपने देख लिया है। सो इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर एमएसएमईज टू गो ग्लोबल। और अच्छा प्रोडक्ट बनाने का अभी हो रहा है, स्किल पे बहुत काम हो रहा है। तो ये बजट और ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अगर देखी जाए तो मेरे लिए तो एमएसएमई के लिए बम्पर है। 2025 फॉर मिडिल क्लास था, 2026 एमएसएमई के लिए है। और यही हम इम्पैक्ट देखेंगे कि हम टॉप इकोनॉमी कैसे बन सकते हैं, एमएसएमई के थ्रू ही बनेंगे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है एमएसएमई, और इसका पूरा ख्याल जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में आज रखते हुए देखा है गवर्नर साहब को। अब मैं छोटा बस आप लोगों से एक रिव्यू लेना चाहूंगी। सन्याल सर, आपके पास मैं आती हूँ। आपको आज की इस मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? बिल्कुल शॉर्ट में सर। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आरबीआई के बाई मंथली पॉलिसी पर बहुत ही इंडस्ट्री बहुत ही फोकस्ड और हैप्पी है, क्योंकि ये ग्रोथ सपोर्टिव है, ये स्टेबिलिटी इसमें ओरिएंटेड है, और ये बहुत ही वेल टाइम्ड है। जैसा कि हमारे दूसरे वक्ताओं ने भी बोला कि ये बिल्कुल एफटीए, यूके और यूरोपियन यूनियन की एफटीए और यूएस भारत का जो ट्रेड रिडक्शन के इमीडिएटली बाद ये अनाउंस हुई है। सो दिस बाई मंथली पॉलिसी इज अ वेरी वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड, स्टेबिलिटी ओरिएंटेड एंड वेल टाइम्ड। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। ओके, फिरोज आपकी तरफ से स्टेटमेंट। जीडीपी फोरकास्ट की अपग्रेड 7.4 पे, दैट्स द सिल्वर लाइनिंग। ओके, राजीव आपके लिए? एमएसएमईज के लिए जो सिस्टमिक करेक्शंस है, अगर साइबर फ्रॉड हुआ उसके लिए भी एक कॉम्पनसेशन है। आप देखिए कितनी बेहतरीन बात। तो गवर्नमेंट अब एक आम आदमी के साथ भी जुड़ रही है कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ उसे भी गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कनेक्टिविटी थिंग दैट आई कुड हियर टुडे। बिल्कुल। और रोहित, आखिरी में आपसे भी, आप भी बताइए आपका रिमार्क। हम आरबीआई को जितना धन्यवाद कर सकते हैं वो कम है, बिकॉज जो माहौल चाहे वो कंज्यूमर के लिए बनाया जा रहा है, चाहे एमएसएमईज के लिए बनाया जा रहा है, ये तो परफेक्ट एनवायरनमेंट है। और ये हम सबके लिए एक लेसन है कि हम इसका बेस्ट यूज केस कर सके। और आरबीआई ने बहुत शानदार काम किया आज, और इस बहुत बहुत धन्यवाद आरबीआई का इसके लिए। बिल्कुल, और हमारे जी बिजनेस के लिए, क्योंकि हमने एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई थी कि कैसे लोन देकर उसकी रिकवरी जो है वो बहुत गलत तरीके से की जाती है। आज हमने वो देखा है वहां पर कि इसका ध्यान रखा गया है। तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी बात जी बिजनेस एज एन चैनल के तौर पर मैं कहूंगी कि ये निकल कर आई। इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ।